अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बका और सलामती और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अस्करी क़यादत और निगरां हुकूमत इंतहाई कड़े फैसले कर रही हैं और इन तमाम फैसलों में बहुत ज़्यादा फोकस इस वक्त बलूचिस्तान में है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो डॉलर माफिया है, जो स्मगलर्स हैं, चाहे वो करेंसी के हवाले से हों, वो कमोडिटीज़ के हवाले से हों, उनके खिलाफ भी एक क्रैकडाउन जारी है, जिसके असरात इस वक्त पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान के अंदर हैं, उनको भी उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है। तो फोकस इस वक्त जरा बलूचिस्तान पे, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जान अचक के निगरां वज़ीर इत्तलात हैं बलूचिस्तान हुकूमत के। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो अफगान इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो किस स्टेज पर है? देखिए, पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ साहब का अभी आपने देखा कि उनका विज़न बड़ा क्लियर है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला का विज़न बड़ा क्लियर है। तीन किस्म के कैटेगरीज़ है इस मुल्क में अफ़गान रिफ्यूजीज़ या अफ़गान महाजरीन के हवाले से। एक वो है जो एलियंस हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका यहाँ पे स्टे का कोई जवाज़ नहीं है, उन्हें कल जाना चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जो हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं यूएन के हवाले से, यूएनएचसीआर के हवाले से, उनको हम बाहर रिमूव नहीं कर सकते। और तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आइडेंटिटीज़ जो है वो बनाई हैं, आईडीज़ बनाई हैं और शनाख्ती कार्ड बनाया, हमारे सिस्टम की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठा के और इस सिस्टम में गुल मिल गए। ये तीन कैटेगरीज़ है। तो इसमें एलियंस तो फ़ौरन उनको डिपोर्ट करना है, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस। दूसरी बात ये, वो लोग जिन्होंने आइडेंटिटीज़ बनाए, जिन्होंने आईडीज़ बनाए, जिन्होंने शनाख्ती कार्डें बनाए, पासपोर्ट बनाए, उनको जो है आइडेंटिफाई करना, ट्रैक करना और मुल्क से बाहर भेजना अफ़गानिस्तान की तरफ, ये दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। इसके साथ वो लोग जो माजी में आए, मिसाल के तौर पे 70s में आए, 80s में आए, 90s में आए, 2000 के बाद आए, हमारी यूनिफाइड नहीं रही, 60 डिपार्टमेंट उस मसले को देख रहे थे। तो अब ये फास्ट ट्रैक करके इनके जो भी डॉक्यूमेंटेशंस जो उन्होंने बनाए हैं इस अरसे में, उनको चेक करके उन्हें भेजा जाएगा। ये एब्सोल्यूट क्लियरिटी है और इस हवाले से कोई तजाद नहीं है और विल की कमी नहीं है। अच्छा, अब जरा चूंकि फोकस सबसे पहले एलियंस, प्रायोरिटीज एलियंस हैं, तो यही एलियंस क्या मुलविस हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त मुआशी अदम इस्तेहकाम, जिस तरीके से डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हो रहा था, यहाँ से करेंसी स्मगल हो रही थी, कमोडिटी स्मगल हो रही थी, वो यही लोग कर रहे थे? और अगर कर रहे थे तो अब तक क्या इक़दाम हुए इनके खिलाफ? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये वहाँ पे रुपये में चीज़ें ख़रीदते, वो वापस री इम्पोर्ट करते पाकिस्तान और फिर उसकी कीमत यानी वहाँ पे उस पैसों से पाकिस्तानी रुपये से डॉलर ख़रीदते और फिर अफ़गानिस्तान स्मगल करते। तो उनका साइकिल ये था। अब आपने देखा जिस तरीके से आर्मी चीफ़ ने एक लकीर खींची और तमाम यानी मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने मिल के ये एक क्लियरली डिफाइंड लाइन जो है वो इन्फोर्स किया कि अब इनफ इज़ इनफ, कोई भी डॉलर माफिया को हम नहीं छोड़ेंगे। 3 कैटेगरी थे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ये हवाला का जो बिज़नेस है उनको 3 कैटेगरी कोडिफाई किया गया था। बी और सी कैटेगरी के जो हवाला निज़ाम चला रहे थे उन सब को जो है वो बंद कर दिया गया, क्लोज़ कर दिया गया। इसी तरह जो प्राइवेट होर्डिंग थी यानी लोगों ने अपने घरों में रखे थे या कुछ कारोबारी लोगों ने रखे थे, उन पे रेड्स हो रहे हैं और बहुत कामयाबी से वो कैंपेन भी जारी है। तो कोई भी ऐसा व्हाट अबाउट चीनी और दूसरी जो कमोडिटीज स्मगल हो रही थी उस पे? अल्हम्दुलिल्लाह चीनी का जो कैंपेन बड़ा कामयाबी से हुआ है। आपने देखा को बलूचिस्तान में एकदम से उसकी कीमत 260 था, अभी वो 160 पे आ गया है। तकरीबन 1000 टन से भी ज़्यादा हमने सीज किया है और जो गवर्नमेंट इंतज़ामी लेवल पे हमने सस्ते यानी वहाँ पे बाज़ार लगाए और 150 पे हमने लोगों को बेचा है। इसी तरह जो यूरिया है वो भी तकरीबन 1000 टन से ज़्यादा सीज हुआ है और उसको भी जो है हमने डिस्पोज ऑफ किया है। तो एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस है, चाहे वो
ये माफिया हो चाहे वो माफिया हो, इसके लिए अब कोई जगह नहीं है बलूचिस्तान में। नहीं, लेकिन पेट्रोल जो ईरानी पेट्रोल जिस तरीके से वहां से आता है, स्मगल होता है, सारी चीजें, इस सिस्टम को आपने क्या किया है? अभी रोक दिया है, नहीं हो रहा? हम क्या समझें कि आज जिस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में हो रहा होगा, या क्या प्लान है इसके ऊपर? देखिए, पूरे इलाके में जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है उसको स्टॉप, उनकी सप्लाई लाइन को ख़त्म कर दिया गया है। जो लोग उन पे मुलविस थे, जो माफियाज थे, उनको डिसमेंटल कर दिया गया। जो नेटवर्क्स बनाए गए थे जिनके गवर्नमेंट में, मशीनरी में, सियासतदानों में कोई लिंकेजेस थे, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। जो उनके पंप्स बने हुए थे बलूचिस्तान में, उनको ख़त्म किया गया, स्टॉप किया गया है। और इसी तरह जो बॉर्डर है सिंध के साथ बलूचिस्तान का, उनको टाइटन अप है। अब कोई भी ऐसी स्मगलिंग के लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। और तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो सूबाई हो, स्ट्रिक्टली ये पॉलिसी उन्होंने एक्सिक्यूट की है। इस दफ़ा वी मीन बिजनेस। और इसका मतलब ये है कि जो डेली यानी लीटर्स तकरीबन 2.5 से मिलियन लीटर्स निकल रहे थे बलूचिस्तान से, उनकी सप्लाई रोक दी गई है। तकरीबन 500 से ज़्यादा पंप थे, उनको डिसमेंटल किया गया है। और अब हम ये कोई भी वहाँ पे इम्प्यूनिटी से कारोबार ये नहीं कर सकता। ये 100% इलीगल हो गया है। माजी में हमने लूजली इन्फोर्स किया, इस दफ़ा हम एक ऐसे तरीके से इसको इन्फोर्स कर रहे हैं जिसमें कोई बचाव नहीं है। लेकिन जान अचकज़ई साहब, हम सारी चीजें एलियंस के ऊपर तो नहीं डाल सकते। हमारे अपने लोग, हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद लोग, जो बात की गई, ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल हैं, सियासतदान उसमें शामिल हैं, जो पूरा ये एक सहूलतकारी कर रहे थे या इससे पैरेलल निज़ाम पूरा चला रहे थे। अब तक कितने लोगों को इसमें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया या आइडेंटिफाई किया गया? पॉलिटिकल उसके हवाले से बात कर लें, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बात कर लें। देखिए, यह हकीकत है कि कोई भी माफिया, कोई सिंडिकेट, कोई इस तरह ग्रोह ब्यूरोक्रेसी में, सियासतदानों में, यानी उनकी कम्प्लिसिटी अगर कुछ लोग हैं उनके बगैर नहीं चला सकते, फैक्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जिस रिजॉल्व से इस पूरे नेटवर्क को स्मैश किया गया है, अब कोई भी इस कम्प्लिसिटी में यानी हाथ नहीं डाल सकता। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और अगर देखिए, हम इस वक्त पूरे सिस्टम को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स की आप बात कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम ये था कि उनकी सप्लाई जारी थी। हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे थे उन पे इल्ज़ामात थे, पॉलिटिशियंस पे इल्ज़ामात थे, ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों पे इल्ज़ामात थे। लेकिन पॉलिसी की क्लैरिटी ना होना और उसको एक्सिक्यूट ना होने की वजह से ये सिस्टम चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से आर्मी चीफ ने अपना पॉलिटिकल रिजॉल्व दिखाया है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब अनवर काकड़ साहब ने जो रिजॉल्व दिखाया, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मीर अली मर्दान डोमकी साहब ने जो रिजॉल्व दिखाया, उसका एक ही थ्रस्ट है, और वो है कि नो मोर स्मगलिंग, नो मोर माफियाज, नो मोर नेटवर्क्स। चाहे वो तेल हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो खाद हो, या चाहे वो शुगर हो। लेकिन एक चीज और है सर, इतना बड़ा बॉर्डर है, तैयारी है, वहां पर ट्रेड होती है जिस तरह से भी, और वहां पर मुजाहरे भी हुए, बहुत सारी चीज। वहीं तो एक जो प्रेशर आता है, फिर जाहिर है कि अफगानिस्तान उससे हट होता है, तो ये एक एक्सटर्नल प्रेशर भी तो होगा ना पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, पहले हमने उसूल इस्टेब्लिश करना है। उसूल ये है कि आप ईरानी तेल को लिजिट नहीं कर सकते। मैं और आप, एक आम पाकिस्तानी 300 प्लस पे जो है 1 लीटर ख़रीदता है, जिसमें 60 रुपए वो टैक्स देता है, जबकि ईरानी तेल का कंज्यूम करने वाला 120 रुपए लेता है। 180 जो है वो जाता है स्मगलर की जेब में, टैक्स भी नहीं देता। लिहाजा उसमें आम आदमी के लिए पीनट है, और जो चंक है वो स्मगलर को जाता है। स्मगलर फिर ग्रे इकानमी बनाता है, मार्केट बनाता है, टेररिज्म करता है, दूसरे इशूज़ में वो पैसे जाते हैं क्योंकि अनअकाउंटेड फॉर है। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल ये कि इसको नहीं छोड़ना। अब रही है कि अगर कोई परसेंटेज लोग इसमें मुलविस हैं या उनकी लाइवलीहुड है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास अल्टरनेटिव सोर्सेज, अल्टरनेटिव पॉलिसी है, और उसको इंशाल्लाह जल्दी से हम रोल आउट करेंगे ताकि इसका कोई फॉल आउट लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में नहीं आए। आपने इशारा किया अफगानिस्तान की तरफ, जो अफगान रिवर्स ट्रांजिट ट्रेड है उससे ग्रे मार्केट बनी थी, उसको भी डिसमेंटल किया गया है, उसके लिए भी ज़ीरो टॉलरेंस है। और जो बॉर्डर रीजन में इस हवाले से कोई भी लोगों की लाइवलीहुड मुतासिर होगी, उनको भी टेकन केयर ऑफ किया जाएगा। और बहुत जल्द आप इस हवाले से सुनेंगे, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसका ऐलान करेंगे कि हमने अल्टरनेटिव लोगों को देना है, जो रियासत की जिम्मेदारी है, और हम ये जिम्मेदारी पूरा करके रहेंगे। जान अचकज़ई साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है डालरीन, और मजीद भी हम जानेंगे। अचकज़ई साहब मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। जान अचकज़ई साहब जो कि निगरां वज़ीर इत्तलात हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, हमारे साथ मौजूद हैं। अचकज़ई साहब, बात सारी ये है कि जो इस वक्त बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, माफिया से टकराव और फिर उसके बाद उसके असरात भी हम देख रहे हैं, और हम तो चाहेंगे कि पाकिस्तान में प्रायोरिटी जो है इन चीज़ों के लिए हो पहले। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि जब कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ करती है बहुत सारी चीज़ों में, अगर नहीं करती तो आज हम यहाँ तक पहुँचते नहीं। तो ये मुझे बताइए कितना ज़रूरी है किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, या ये जो आज आप काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि सियासी हुकूमतें इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगी, इस काम को पूरा कर सकेंगी? देखिए, ये हम सब का मुल्क है, इसमें हमने कांस्टेंट्स इस्टेब्लिश करने हैं। वेरिएबल्स बेशक नेक्स्ट गवर्नमेंट आया वेरिएबल को चेंज करें, लेकिन कांस्टेंट्स हमने रखने हैं और उनको फेंस करने हैं, उनको सिक्योर करना है। जो हम करने जा रहे हैं वो एक ऐसे यानी फंडामेंटल्स होंगे जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। अब आइंदा जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कंटिन्यू करेगी इन पॉलिसियों को जो हम ले जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जिस तरह आपने इशारा भी किया, सियासी गवर्नमेंट्स इस तरह इकदाम नहीं कर सकती। जो ग्रे इकोनॉमी है उस पे हाथ डालना कोई आसान काम नहीं था। आपको ये भी मालूम है कि सियासी पार्टियों की कितनी मलहूजात और मुश्किलात होते हैं। हमने उनके लिए आसान बना दिया क्योंकि हमने 70 साल में वो काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए था। हमारी पुरानी नस्ल जो है वो फेल हो गई पाकिस्तान को आगे ले जाने में। अब पाकिस्तान की हकीकी इकोनॉमी को हमने आगे ले जाना है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इस हवाले से एक पेज पे है और हमारे साथ है कि इस मुल्क ने आगे जाना है। अब बस हो गई है। अचकज़ई साहब, देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। बात सारी है सियासी जमातें जो हैं वो सियासी फैसलों में हमारी मईशत को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स हर किसी से वसूल किया जा रहा होता। पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हुए लोग जो एग्रीकल्चर लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं वो ये टैक्स नहीं लगाने देते। फिर जो तिजारत है, जो होल सेलर है, ट्रेडर है, मुल्क का एक बड़ा हिस्सा सेगमेंट जो है आपकी इकॉनमी का, वो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, वो इनकम टैक्स पे नहीं करता। ये पॉलिटिकल कैपिटल है हमारी सियासी जमातों का। तो हम किस निज़ाम की बात कर रहे हैं इस मुल्क में कि जिसमें हम यकसा टैक्सों के हवाले से बात करें, यकसा एक बर्डन शेयरिंग के हवाले से बात करें? ये तो सूट ही नहीं करता हमारी जमातों को। पहली बात ये कि मैं अब निगरान हुकूमत की बात करूंगा। पहली दफ़ा आपने देखा माजी 70 साल में कभी भी जो बिजली चोरी करने वाले हैं उन पे हाथ नहीं डाला गया। 70 साल में जो अफगान ट्रांजिट रिवर्स ट्रेड है जिसने हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंचाया उस पे हाथ नहीं डाला गया। 70 साल में जो अभी बॉर्डर रीजन में जो इकॉनमी थी उस पे हाथ नहीं डाला गया। 70 साल में जो आपने सेक्टर्स याद किए उनको टैक्स नेट में शामिल करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। मैं कोई सियासी स्पीच नहीं दे रहा। 70 साल में जो स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है वो पहली दफ़ा आर्मी चीफ के विजन के मुताबिक बनी है, और उसमें फ्रेंडली ममालिक के जो वो डॉलर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, उनको पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उनको सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी फिर हमें IMF से डॉलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह वो दिन हमारी निगरान हुकूमत में मुझे उम्मीद आएगा कि हम IMF का ये कर्जा भी उतार देंगे। बड़ा दावा है, लेकिन दावा बेशक एक होती है, अच्छी बात है, अच्छी बात की तवक्का होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए। लेकिन अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका ये मैंडेट नहीं रहेगा, फिर उसको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो आप ये समझते हैं कि ये सारी चीजें मंतकी अंजाम तक भी पहुंच जाएंगी? फिर तो चीजें आधी खुली रह जाएंगी ना सारी। देखिए, पहली बात ये कि आपको ये कन्फ्यूजन है कि हमारा मैंडेट क्या है। हमारा मैंडेट इलेक्शन कराना नहीं है। हमारा मैंडेट इलेक्शन के लिए माहौल पैदा करना है। इलेक्शन कराना ACP ने एक बात। दूसरी बात ये कि हमने उस स्कूल को खोलना है जो बंद है, उस अस्पताल में डॉक्टर्स को हाजिर करना है जो नहीं आ रहा, जो इस वक्त जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है उस वेव को कैच करना है। आम आदमी के गवर्नेंस, पानी, हेल्थ, सेहत, उसको कैटर करना है जो नहीं हुआ। लेकिन सर ये सारे काम ये सियासी जमातें, सर फिर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन सियासी जमातें, सियासतदान ये कह रहे हैं कि आप केयर टेकर रहें, चेयर टेकर ना बने। फिर सियासतदानों का ये मैंडेट है, वो ये कह रहे हैं। देखिए, आप गवर्नेंस अगर हमारी जिम्मेदारी है जो है, गवर्नेंस का मतलब है रोड खोलना, गवर्नेंस का मतलब है लोगों के मसाइल हल करना। ये पाकिस्तान में जिस तरीके से यानी इदारे तबाहाल हैं उसको टर्न अराउंड करना, उनके जो ड्रास्टिक फैसले हैं वो कल के लिए वेट नहीं कर सकते। वो जो गुजरे हुए कल है उस वक्त हमें हल करने चाहिए थे जो नहीं हुए। इस मुल्क को हकीकी माशी डायरेक्शन पे डालना, ये एक ऐसी ज़रूरत है जिसको आप एक
एक लम्हे के लिए भी पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बजा आपने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका और ख़ुद पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान सबसे पहले है और ये सारी सियासी चीज़ें जो हैं वो बाद में हैं। लेकिन जो इस वक्त डायरेक्शन सेट होगी इस केयर टेकर गवर्नमेंट के दरमियान, बिलखुसूस पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं उसको यकीनन मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, उसको मुकम्मल होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद थे जान अचकज़ई साहब, निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे जी, शुक्रिया। और नाज़रीन, अब बढ़ेंगे उन मसाइल की तरफ जिनमें पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीके से पाकिस्तान की आवाम घिर चुकी है। चाहे IMF प्रोग्राम के हवाले से बात करें, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो महंगी हो चुकी हैं, पाकिस्तान में एक और बड़ी इन्फ्लेशन की लहर आने को तैयार है। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को वेलकम बैक। महंगाई की सताई अवाम पर एक और सितम। कल हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए इजाफा और डीजल की कीमत में 17 रुपए 34 पैसे इजाफा। इस तरह पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 331 रुपए 38 पैसे और डीजल 339 रुपए 18 पैसे फी लीटर। आवाम की लिटरली इस वक्त चीखें निकल चुकी हैं और कहा जा रहा है कि जनाब ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के तहत ये इजाफा किया गया जो कि मशरूत था IMF की कंडीशन से। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ब्लेम गेम जो है कल से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर PTI के लोग जो हैं वो इत्तेहादी हुकूमतों पर, इत्तेहादी हुकूमत जो है वो PTI पर और निगरां हुकूमत, ये सब सारा चल रहा है मामला। मुझे ये बताइएगा कि जब IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गई थी तो उस वक्त कितने रुपए का IMF ने प्रपोज किया था या उन्होंने शर्त आयद की थी PDL की, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इमरान। देखिए, बात ये है कि हम एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं, ये सारी गवर्नमेंट्स ने वन और द अदर वे IMF के साथ जो है वो अपने मामला तय किए हैं, कंडीशंस मानी हैं, खुद वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। बहुत सारे स्ट्रक्चरल इशूज रहे हैं, उनको एडजस्ट नहीं किया और बहुत सारी चीज़ें अपनी कोताहियों की वजह से फिर IMF के साथ माननी पड़ी। तो उसमें आप PDL की सिर्फ बात करें तो बहुत सारी चीजें, आप अगर हम सिर्फ PDL की बात करें तो PDL में देखिए IMF ये कहता है कि आप, पहला एक पॉइंट ये कि IMF ये कहता है कि जी आप अपने टैक्सेस को इकट्ठा करें जिसमें आप टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, वो ये नहीं कहता कि खास तौर पे आम आदमी का टैक्स है, वो कहता है जहाँ टैक्स जिस पे टैक्स नहीं है उस पर आप टैक्स लें और मुझे अपना टैक्स पूरा करके जो अपने खर्चों को कम करें। ठीक। तो वो हुआ ये कि पहले जब 2019 में हमारा मुआहदा हुआ था उसमें जो लिमिट थी वो 30 रुपए तक की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के 30 रुपए तक ले गए थे 1 लीटर पे पेट्रोल के और डीजल के। और उसके साथ फिर ये हुआ कि जब दूसरा वायदा हुआ अभी रिसेंटली, हाँ। उसके अंदर उसकी एक हद ये थी कि आप IMF तो देखिए आपसे ये करेगा ना मुतालबात कि आप 60 रुपए ले जाएं सही, ताकि आपका टैक्स पूरा हो, तो वो 60 रुपए तक चले गए। अब बात ये है कि 60 रुपए भी इन्होंने पूरा कर दिया है, वो इसमें नहीं किया, पहले ही 2 मेरे ख्याल में चेंजेस में कर दिया था। तो मेरा पॉइंट ये है इमरान कि 30 रुपए हो या 60 रुपए हो, बात ये है कि हमें एक चीज ये कि पेट्रोल पे, डीजल पे, इन सब चीजों पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इसको इंटरनेशनल मार्केट में जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं वो बढ़े, नीचे आती है नीचे आए। अब मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ये मुझे बताइए कि इंटरनेशनल मार्केट की जो प्राइसेस है, आपके यहाँ प्राइसेस हमारी प्राइसेस में रिफ्लेक्ट कितने अरसे में होती हैं? फौरी रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या कुछ अरसा लगता है? 15 दिन का एवरेज लिया जाता है इंपोर्ट की कॉस्ट, यानी कि किस 15 दिन में TSO की एक इंपोर्ट प्राइस होती है, TSO का शेयर बड़ा है मार्केट में, यानी कि उसका जो डीजल है, पेट्रोल है, फर्नेस ऑयल और दूसरे उसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, TSO का काफी ज्यादा शेयर है जो इंपोर्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट से। तो 15 दिन की एवरेज प्राइस दी जाती है और इसके साथ इमरान आप ये ना भूलें कि करेंसी की डिवैल्यूएशन या उसमें जो चेंजेस आती है उसका भी इम्पैक्ट आता है। आप देखें आपके रुपया जो है पिछले 7-8 दिनों में, 10 दिनों में इंप्रूव हुआ है, इसकी वजह से कुछ बेहतरी आगे लगती है अगर ऑयल की कीमतें ना बढ़े। लेकिन मसला ये कि पिछले 15 दिनों में ऑयल की कीमतें 15 से $20 बढ़ी हैं इंटरनेशनल मार्केट में। वो सब निगेट हो गया, वो सारा जो फायदा वो निगेट हो गया। अच्छा, दूसरी जाते जाते बस एक चीज और हमें बता दीजिए कि अब कहा यह जा रहा है कि हुकूमत जो है वो प्राइसेस का ऐलान नहीं करेगी बल्कि ओगरा करेगी, तो ये इसके पीछे क्या मंतक है?
नहीं, देखिए ओगरा ही इसकी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और ओगरा ही करती है क्योंकि वो कीमतों को, वो रेगुलेटर है ऑयल एंड गैस सेक्टर का, और वो कहता है कि जी इतनी कीमतें बढ़ी हैं, इतनी बढ़ा दी जाएं, या इतनी कीमतें कम हुई हैं, इतनी कम कर दी जाएं। मेरे ख्याल में होना यही चाहिए, हुकूमत को बीच में नहीं आना चाहिए, इंडिपेंडेंट जो है वो अथॉरिटी इसको अनाउंस करना चाहिए ताकि इसको पॉलिटिसाइज कोई कर ही ना सके। ठीक है, यानी इसके ऊपर सियासत ना की जाए, जो करने वाले काम है वो किए जाएं। बहुत शुक्रिया, खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। और बात ये की जा रही है कि ये लोकल प्राइसेस जो हैं ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड हैं। तो जरा रुख करेंगे कुआलालंपुर का, जहां इकोनॉमिस्ट शान सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल तकरीबन 10 माह की बुलंद तरीन सतह $93 पर बैरल पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। वजह क्या है? इमरान, इसकी वजह बड़ी, जो प्रोडक्शन कट्स हैं जो रशिया और सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किए हैं, वो उन्होंने अनाउंस किए थे मई जून में, और ये मेरा ख्याल है सिलसिला इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। और मैंने जून में एक इंटरनेशनल मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए दुबई में कहा था कि ये प्रोडक्शन कट्स जो हैं ये दिसंबर तक जाएंगे, और अभी यही बात हुई है कि दिसंबर तक की एक्सटेंड मेरे ख्याल से कर दिया है उन्होंने। जी, ये दिसंबर तक भी नहीं, मेरा ख्याल है अगले साल की क्वार्टर तक भी ये जारी रहेगा। इस साल के शुरू में हमने मलेशिया के अखबारों में अपनी इंसाइट शेयर की थी, और हमने कहा था ऑयल जो है इस साल 83 और $127 पर बैरल पर ट्रेड करेगा। और 26 जून ऑनवर्ड्स देखें तो ऑयल जो है वो तकरीबन 26.5% जो है ब्रेंट, वो ऊपर चला गया है, और ये ऑल टाइम हाई है, जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा। नाउ प्रॉब्लम इज दिस कि ये जो हमारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, इंक्लूडिंग या कह लें ओपेक कह लें और दीगर ममालिक, उनके लिए तो सही है, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी तो उनकी बुक्स अच्छी होंगी, उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, लेकिन पूरी दुनिया के लिए तो ये बड़ा मसला हो जाएगा फिर इसमें। शान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इमरान, हम उसी सिनेरियो में आ रहे हैं 2008 के, जब ऑयल जो था 11 जुलाई 2008 को $147 और 17 सेंट्स पर बैरल पर ट्रेड करा था। और हमने ऑलरेडी मार्केट में ये कह दिया है कि जो मार्केट प्राइस है ऑयल की 2024 में, वो 91 से लेके $147 पर बैरल पर ट्रेड करेगी। तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनके लिए तो ये बोनेंजा है, लेकिन जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके लिए बड़ा टफ टाइम होगा। और मेरा ख्याल है इस वक्त पूरी दुनिया, जो अगर आप देखें मैक्रो एनालिसिस देखें, तो 60% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन स्टैगफ्लेशन, जो 1970 में आया था, 25% इज इन रिसेशन, एंड 10% इज ऑन द वर्ज ऑफ सॉवरेन डिफॉल्ट रिस्क। तो पूरी दुनिया में जो एक स्लो डाउन आया हुआ ये कंटिन्यू रहेगा। पाकिस्तान को सर, इस कॉन्टेक्स्ट को जरा पाकिस्तान में देखें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस वो इन रुपी टर्म अगर कन्वर्ट करें उसको, कन्वर्जन में अमेरिका को भी बीट कर चुकी हैं। पाकिस्तान में 331 रुपए फी लीटर पेट्रोल है और अमेरिका में 323 रुपए, जबकि पाकिस्तान का जीडीपी साइज जो है 376 बिलियन डॉलर्स का है और अमेरिका का 25,000 अरब डॉलर का। पाकिस्तान में जो सालाना आप समझ लें कि पर कैपिटा इनकम है वो $1597 है, अमेरिका में $76,399। तो हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं, लेकिन पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। हमारे लिए तो और मुसीबत है फिर आगे चलकर। जी इमरान, पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग टाइम रहेगा 2023 भी और 2024 भी, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ती रहेंगी। और जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में ऑल टाइम प्राइसेस आए, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो रुपी डेप्रिसिएशन, और दूसरा इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं उसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में डेफिनेटली आएगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो ऑयल इंपोर्ट होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन भी होता है, इन्फ्लेशन जो है ऑल टाइम हाई दोबारा होगा पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे शान सईद। और कि पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है इस वक्त डॉलर्स के हवाले से, हम जितनी भी हमारी इंपोर्ट्स होती हैं उसका 30-35% हम जो अपनी इंपोर्ट बिल के अंदर ऑयल प्राइसेस का, एनर्जी का अदा करते हैं। और चूंकि डॉलर अब गिर रहा है, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं इनके बढ़ने से वो जितना भी हमारा समझ लें कि यहाँ पे हमें अगर कोई रिलीफ मिल भी सकता था तो वो यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है। क्या इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में मनी मार्केट के बिलखुसूस? इस वक्त डॉलर जो है वो क्रैक डाउन के बाद कहाँ देखा जा रहा है और आगे क्या फोर्सी किया जा रहा है? मलिक बोस्तान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदर हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान आपके वक्त का।
یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے ڈالر کی ایکسچینج ریٹ کی پاکستان میں کریک ڈاؤن کی، ذرا مجھے بتائیے گا۔ دیکھو ڈالر کا آپ کہتے ہیں کہ اشر نشری ہو گیا ڈالر کا، ڈالر 330 سے کم ہو کے 298 پہ آ گیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کا یہ بدقسمتی ہے کہ حالانکہ اصولی طور پہ تو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ انٹرنیشنل قیمتیں بڑی ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمیں بڑھانی پڑی، ہماری مجبوری ہے، اس سے ہمارا معاہدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ چینی کی قیمتیں گری ہیں، آج انفلیشن ریٹ بھی آپ نے تھوڑا سا کم ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ تو آنے والے دنوں میں انٹرسٹ ریٹ بھی دیکھو بڑھنے کی خبریں تھی، وہ بھی رکی ہیں۔ ٹھیک ہے، مکسڈ ہیں چیزیں۔ یہ مجھے بتائیے گا یہ جو ایکشن ہوا ایک ماہ میں 10 روپے ڈالر گرا ہے، اب اس میں کون کون، کیونکہ کہا جا رہا ہے گولڈ مافیا بھی اس کے اندر ملوث ہے، چینی مافیا بھی اس کے اندر ملوث تھا، گندم مافیا بھی اس کے اندر ملوث تھا، کیا کیا چیزیں سامنے باہر آ رہی ہیں؟ دیکھو یہ اس کو دھکنا، یہ بھاری پتھر تو ہم نے اٹھایا تھا، اس کی ہم نے جو ہے ہمارے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں انہوں نے مجھے شکایت کی کہ ہمارے جتنے بھی ملک میں بڑی منی مارکیٹیں ایکسچینج کمپنی کے ان کے باہر بلیک مارکیٹ والے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو بھی کسٹمر آتا ہے اس کو گھیر کے اپنے وہاں انہوں نے خفیہ دفتر بنائے، ان کو ہائی ریٹ پہ ڈالر اور ریال آفر فارن ایکسچینج خرید لیتے ہیں اور پھر اسمگلنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے 90% سپلائی کٹ گئی، ان کے پاس چلی گئی، اور ہمارا ڈالر کا اور انٹر بینک کا فرق جو ہے 30 روپے تک آپ نے دیکھا بڑھ گیا۔ نہیں لیکن ابھی تو یہ تو آپ کے اوپر ایک پروپوزل آ رہا ہے نا کہ منی چینجرز کو بند کریں، ایکسچینج کمپنیز کو بند کریں، ڈائریکٹ کام بینکوں کو دیں تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ پہلے یہ سن لینا ہم نے کیا ایکشن کیا، ہمیں جب یہ پتہ چلا ہم نے آرمی چیف آف اسٹاف سے اپیل کی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ہیڈ ہیں ان سے ملے، تو انہوں نے پھر پوری ٹیم بنائی، کریک ڈاؤن شروع کیا، جب پتہ چلا کہ اس میں تو بہت سارے مافیا، پوری مافیا نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا یہ چین کی مافیا، چینی کی مافیا، گندم کی مافیا، کھاد کی مافیا، ڈالر کی مافیا، گولڈ کی مافیا، یہ ایک ہی لنک ہے۔ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا بزنس کونسلر نے یہ ایک ڈیٹا دیا ہے کہ 9,000 ارب روپے اس مافیا کے پاس پڑا آؤٹ آف بک، اور جو جدھر چاہتے ہیں وہ پاکستان چھٹا کرتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو مال بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا ویری کوئکلی میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ 250 روپے تک آ سکتا ہے ڈالر، تو کیا کیلکولیشن ہے آپ کی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ابھی جو لوگ ڈالر بیچنے آ رہے ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے، تو جو ایک سمجھ لیں کہ ایک پینک سیلنگ ہونی چاہیے تھی وہ ابھی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھو ہم نے یہ دیکھو میں نے نہیں کہہ رہا، بلوم برگ کے پچھلے مہینے کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستانی روپے بہت زیادہ انڈر ویلیو اور یہ 240-50 کے رینج میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی ریجن میں آپ دیکھیں نا انڈیا کا جو ہے تقریباً 78 ہے، بنگلہ دیش 95 ہے، اور تو اور افغانستان جس پہ اکنامک سیکشن ہے اس کا بھی 78 اور 82 کے درمیان گھوم رہا ہے۔ تو ہم نے کون سا گناہ کیا؟ ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم اپنے روپے میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے، اس کو خود گراتے ہیں۔ جب اپنی نظروں میں ہم خود گرائیں گے دنیا کیا اس کی قدر کرے گی؟ ہم اس کی قدر کو بڑھانا ہے، روپے میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان بہتر ہو جائے گا۔ باقی جو سوال کیا آپ نے کہ جو لوگ کرنسیاں تبدیل کرانے ہیں وہ پینک میں ہیں، ہاں باقی ہمیں بھی کچھ شکایتیں ملی ہیں، ہمیں نے ڈی جی ایف یہ محسن بٹ صاحب سے بات کی کہ ہمیں یہ لوگ کافی کمپلین کریں گے، ہم کوئی بھی کرنسی ایکسچینج کر کے آتے ہیں، اس کے بعد ایجنسی کے کلوں سے ہمارے پاس گھروں میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے ریال درہم جو بھی ہم نے ایکسچینج کہاں سے لیے، تو ہمیں یہ بڑا خوف ہے، تو لوگ اس خوف سے اب گھروں سے نکل نہیں رہے، زیادہ بڑی کرنسی لے کے نہیں آ رہے، یہ رستے میں دھر لی نہ جائے گی، یہ بھی اسمگلر ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت ان چیزوں کو بھی دیکھے، ان چیزوں کو بھی دیکھے، یہ بہت مسائل ہیں اس وقت۔ بہت بہت شکریہ ملک بوستان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین ای کیپ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان، اور اس وقت ایک جو کوارڈینیشن ہے، کوارڈینیٹڈ موو ہے پاکستان میں اس وقت جاری کہ کسی طریقے سے مافیاز کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کے ثمرات جو ہیں اس قوم کو ملیں۔ بہرحال آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔